by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण। आज है संडे और हम हाजिर हैं अर्थात लेकर। हम मतलब मैं और मेरे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमन जी। नमस्कार अंशुमन जी, कैसे हैं सर आप? दर्पण में बिल्कुल अच्छा हूं। अर्थात के संस्करण में आपका और सभी दर्शकों का स्वागत है। अंशुमन जी, सबसे पहले पिछले हफ्ते के अर्थात पर एक नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से बात की थी और स्टैटिस्टिक्स के आधार पर समझने की कोशिश की थी इस पर पड़ रहे कोविड के दुष्प्रभावों की। अर्थात की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे दर्शक इस वीडियो को देख सकते हैं। अर्थात के इस पिछले संस्करण से जुड़े सवाल या इस वीडियो के कमेंट में पूछे गए सवाल हम लेंगे आज के एपिसोड के अंत में। और अब बात करते हैं इस हफ्ते के इंडिया टुडे एडिशन की। अंशुमन जी, आप ही से जानते हैं इस बार की कवर स्टोरी के बारे में। दर्पण, इस बार की कवर स्टोरी जो पॉपुलेशन की या जनसंख्या की पूरी डिबेट है उसके बहुत सारे आयामों को पकड़ने की कोशिश करती है और विस्तार से आपको बताती है। अर्थात के दर्शकों को याद होगा कि हमने इस पर एक पूरा एपिसोड किया था जो काफी चर्चा में रहा था कि जो जनसंख्या की बहस है वो दरअसल जनसंख्या विस्फोट की बहस है या जनसंख्या घटने की बहस है या जनसंख्या को संभालने की बहस है। तो इंडिया टुडे की कवर स्टोरी वो उन्हीं सारे आयामों को और तथ्यों के साथ, विशेषज्ञों की राय के साथ, और जो इसकी राजनीति है, पूरी पॉपुलेशन की राजनीति है, उसके पीछे क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसे समझने की कोशिश करती है। तो यदि आप जनसंख्या की डिबेट में, डेमोग्राफी के चैलेंजेस में भारत की चुनौती जनसंख्या बढ़ना है या जनसंख्या या युवाओं को नौकरी देना या डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसके बहुत सारे आयाम आंकड़ों के साथ समझना चाहते हैं तो ये अंक कतई न छोड़ें, इस अंक को जरूर पढ़ें। अंशुमन जी, अब चलते हैं आज के एपिसोड के मेन सेगमेंट पर, यानी इंडिया टुडे में आपके कॉलम अर्थात के इस हफ्ते के विषय पर। 1968 में एक मूवी आई थी शिकार। उसमें हसरत जयपुरी का लिखा एक गीत था, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। उसी गीत की एक लाइन को आपने इस हफ्ते का कॉलम का उन्वान बनाया है, पर्दा जो उड़ गया तो, और इसके बाद लगाए हैं 3 डॉट, जो बड़ा इंट्रिगिंग है। तो पहली उत्सुकता मेरे मन में इस हेडिंग को लेकर ही है, पर्दा जो उड़ गया तो क्या और किस पर्दे के उठने की बात कर रहे हैं अंशुमन सर? हाँ, ये दिलचस्प संदर्भ आपने बताया दर्पण। हम उस पर्दे के उठने की बात कर रहे हैं या जो पर्दा हमारे सामने हमारे बीच में है जिसके बाद भारत में और पूरी दुनिया में बहुत कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है। ये पर्दा उस अंतर्विरोध का है जिस अंतर्विरोध को हम महसूस कर रहे हैं। इसे इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी चीजें घटती हैं ना जिनमें दोनों घटनाओं को हम के दो अलग अलग घटनाओं के जो संयोजन है वो समझ नहीं पाते। जैसे इसी हफ्ते जब पूरा देश जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत में असंख्य लोगों की जासूसी का जो आरोप लग रहा है एक सैन्य सॉफ्टवेयर के जरिए जो एक देश दूसरे देश को बेचता है, वो कराने वाली ताकत कौन सी है, ठीक उसी समय सरकार संसद के उसी सत्र में डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाने वाली थी। यानी जिस हफ्ते देश इस बात से असमंजस में था कि हो क्या रहा है, उस समय सरकार ये कहने वाली थी कि हम आपकी डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने वाला बिल जो इतने समय से लंबित है, जिस पर तमाम बहसें चल रही हैं, उसे लाने वाली थी। ठीक उस समय जब भारत के शेयर बाजार में जोमैटो, जो कि भारत का एक बड़ा स्टार्टअप है और फूड डिलीवरी ऐप है, जिसको लेकर बहुत सारा उत्साह था, बहुत सारे सवाल थे, ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक उसी समय सरकार के भीतर एक कमेटी बनी और वो कमेटी डिजिटल मोनोपोली तोड़ने के लिए बनी और उसकी पहली बैठक हो रही थी। अब आप ये कहेंगे कि ये हमारे आज के का जो दौर है उसके विरोध हैं, लेकिन केवल अंतर्विरोध नहीं है दर्पण। इनमें बहुत सारे ऐसे बिंदु छिपे हुए हैं जिनको मिलाने के बाद आपको अगले 5 साल में आने वाली दुनिया का, भारतीय दुनिया का और विश्व की दुनिया का ऐसा नक्शा उभरता है जिससे हमारी जिंदगी और कारोबारों का पूरा ढांचा बदल जाएगा। एक तरफ दुनिया में निजताओं को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी है बड़े पैमाने पर कि हमारी प्राइवेसी में ना सरकार दखल करे, ना कोई गूगल दखल करे, ना कोई अमेजन दखल करे। इसकी बड़े पैमाने पर बहस शुरू हो चुकी है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ निजताओं पर आधारित कारोबार बड़े पैमाने पर फल फूल रहे हैं। जो विशुद्ध रूप से डिजिटल इकोनॉमी के जितने भी नए अमीर हैं वो सिर्फ हमारी व्यक्तिगत सूचनाओं का ही धंधा कर रहे हैं और उनके भयानक घाटे के बाद भी लोग उनमें पैसा लगाने को तैयार हैं।
ये एक किस्म की उलटबासी है, एक किस्म का अंतर्विरोध है, जिसके बीच में हम खड़े होकर एक जासूसी कांड की चर्चा सुन रहे हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर लोगों के फोन में प्लांट किया गया मैलवेयर के तौर पर एक तरफ, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में डिजिटल मोनोपोलीज को तोड़ने की कोशिश चल रही है, और भारत में डिजिटल तकनीक पर आधारित या स्टार्टअप पर आधारित या डेटा पर आधारित वेंचर बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में जाकर पैसा उगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुवों की चीजें हैं। ये एक किस्म की उलटबाजी है, किस्म का अंतर्विरोध है, जिसके बीच हम खड़े हुए हैं, और इस पर इसका जो हल निकलेगा या इसका जो जवाब मिलेगा, इस पर हमारी जिंदगी आने वाले 5 साल बाद, 5 साल या 3 साल बाद की जिंदगी भी निर्धारित होगी, और हजारों कारोबार, वो पूरी नई इकोनॉमी, पूरी न्यू इकोनॉमी जिसे हम दुनिया का भविष्य मान रहे हैं, वो भी इस पर केंद्रित होगी। अंशुमन जी, जिस उलटबाजी की आपने बात की उसे और अच्छी तरह से समझना मैं चाह रहा हूं, जिसके बारे में जैसा आप कह रहे थे हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे। तो इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए ग्लोबल स्तर पर, खास तौर पर अगर मैं बात करूं विश्व की जो 2 बड़ी आर्थिक शक्तियां अमेरिका और चीन, यहाँ पे ये उलटबाजी या ये जो स्थितियां है कैसे चल रही है, कैसे डेवलप हो रही है? हाँ, अब हम चलते हैं, हम जरा चीन घूमने चलते हैं, फिर चीन के बाद अमेरिका घूमने चलेंगे, और वहां से होते हुए वापस भारत लौटेंगे। दुविधा यह है, जो असमंजस यह है कि एक तरफ सरकारें कानून बनाकर हम सरकारों को ये कानून बनाने के लिए बाध्य करें। सरकारें नहीं चाहती, हर व्यक्ति हमारी निजता में दखल चाहता है। सरकार भी चाहती है कि वो हमारी जिंदगी के आंकड़े इकट्ठी करे, गूगल भी चाहता है, जोमेटो भी चाहता है, पेटीएम भी चाहता है, पर हम जनता लोग इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी निजताएं प्रोटेक्ट की जाए, सुरक्षित की जाए। एक तरफ ये है। दूसरी तरफ हमारी निजता के आधार पर ही अपना वैल्यूएशन बढ़ाने वाली कंपनियां बाजार में काम कर रही। हमारे पास देश में 5 करोड़ लोगों का डेटा है जो कैसे खाना खाते हैं, यही बेचकर जोमेटो बाजार में आई है। जी। हमारे पास करोड़ों लोगों के फाइनेंशियल बिहेवियर का डेटा है, यही बेचकर पेटीएम बाजार में आई है। तो ये 2 ध्रुव आपके सामने स्पष्ट हैं। एक ध्रुव ये है जहां पर हमें अपनी निजताएं बचानी है, दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें हमारी निजताएं लेकर ही कारोबार करना है। इन 2 अंतर्विरोधों के बीच हम खड़े हुए हैं। इस बीच में चीन में एक बड़ा घटनाक्रम होता है, और ये इसी महीने का पिछले 1-2 महीने का घटनाक्रम है। चीन में एक कंपनी है दीदी को आप चीन की उबर मान सकते हैं। ये राइड हेलिंग ऐप है जिसके जरिए आप टैक्सी या कैब बुलाते हैं, जैसे भारत में बुलाते हैं। पर दीदी का चीन के बाजार में करीब 90% हिस्सा है, और वो कैब के अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो ट्रैवल के लिए, जिसमें बाइक और बाकी सारी चीजें भी हैं। दीदी ने करीब $4 अरब अमेरिका के शेयर बाजार से उठाए, अमेरिका के पूंजी बाजार से उठाए, और जून में अमेरिकन शेयर मार्केट में अपने को लिस्टिंग की। चीन की किसी कंपनी के लिए, बड़ी कंपनी के लिए, खासतौर से नई इकोनॉमी की, जो कि लोगों के डेटा के बेस पर या इस तरीके की सर्विस देने वाली कंपनी के लिए अमेरिका के बाजार में लिस्टिंग का एक बड़ा इवेंट था। पूरी दुनिया ने इसको काफी करीब से देखा, वित्तीय दुनिया ने। लिस्टिंग के बाद उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $100 अरब के आसपास पहुंचने लगा दीदी का, क्योंकि उसको कितनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा मार्केट उसके पास चाइना में था। लेकिन जब ये चल ही रहा था, चीन की सरकार ने दीदी के खिलाफ एक बड़ा इन्फोर्समेंट ड्राइव लॉन्च कर दिया। अच्छा। चीन ने आरोप लगाया कि दीदी, जो हमारी ही अपनी कंपनी है, जो अमेरिका के बाजार में लिस्ट हुई है, उसने चीन के लोगों का डेटा चुराया है, उसने चीन के लोगों की प्राइवेसी भंग की है, क्योंकि उसके पास चीन के लोगों का असंख्य डेटा है। स्वाभाविक सी बात है, उबर के पास हमारा बहुत डेटा है, हम कब कहां जाते हैं, हम कितने बजे गाड़ी में बैठते हैं, हम कौन सी गाड़ी चूज करते हैं, हमारा दैनिक खर्च कितना है, हम उस गाड़ी में बैठकर क्या बात करते हैं, ये तक हमारे ट्रैकिंग सिस्टम से हमको ट्रैक किया जाता है। तो चीन ने कहा कि इस कंपनी ने, जो कि हमारी कंपनी है, उसने लोगों की प्राइवेसी भंग की है, और उसके खिलाफ एक एक्शन लॉन्च कर दिया गया। चीन का जो ऐप स्टोर था, उससे दीदी का ऐप हटा दिया गया। चीन की सबसे बड़ी राइड हेलिंग कंपनी जिस समय अमेरिका में लिस्ट होती है और अमेरिकन बाजार में उसके लिए उत्साह बनता है, तब चीन प्राइवेसी का इशू उठाकर, अपने लोगों की प्राइवेसी का इशू उठाकर चीन के अपनी ही कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देता है। ये पहली घटना, पर यह पहली बात नहीं थी। इससे ठीक पहले चीन की सरकार ने
जैक मा की जो कंपनी है अलीबाबा, उस समूह की एक कंपनी है एंट फाइनेंशियल। जैक मा के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जैक मा एक सुपरस्टार है, जैक मा न्यू इकोनॉमी के गॉड हैं दुनिया में। जैसे कि आप जैक मा को जिस तरह से मानते हैं, या आप एलन मस्क को मानते हैं, या फेसबुक के फाउंडर को मानते हैं, उस तरह से जैक मा की प्रतिष्ठा है। पर जैक मा का इधर चीन की सरकार के साथ रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, और चीन की सरकार कुछ नए सिरे से अपनी डिजिटल कंपनियों को देखना शुरू कर रही है, जिसका संकेत हमें इन घटनाओं से मिला। उस समूह की एक कंपनी है दर्पण, एंट फाइनेंशियल। एंट फाइनेंशियल को आप ऐसा माने कि एंट फाइनेंशियल जिसमें अमेजन और बजाज फाइनेंस को एक साथ मिला दिया जाए, इतनी बड़ी, यानी एक ऐसी कंपनी जो आपको सामान भी बेचती है और फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है, यानी आपको सामान बेचती भी है और सामान खरीदने का लोन भी देती है। वो इतना बड़ा बेहमोथ या इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब अंतरराष्ट्रीय उदाहरण के तौर से अगर समझने की कोशिश करें तो अमेजन और गोल्डमैन सैक्स को एक साथ मिला दिया जाए, वो इतनी बड़ी कंपनी एंट फाइनेंशियल है। एंट फाइनेंशियल पर भी चीन ने कार्रवाई शुरू कर दी। यह कंपनी अपना पब्लिक इश्यू लाने वाली थी। इस कंपनी के ऊपर भी बहुत कसके क्रैकडाउन किया गया कि ये प्राइवेसी को भंग करती है। अब एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि चीन और प्राइवेसी कुछ मामला जमता नहीं है। चाइना में प्राइवेसी का क्या मतलब हो सकता है। आप इस पे कितने भी मीम्स बना लें कि चीन में प्राइवेसी का कोई मतलब नहीं। स्वाभाविक सी बात है, जहां सरकार ही आपकी प्राइवेसी तोड़ रही हो, वहां इस प्राइवेसी की डिबेट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस डिबेट का मतलब दुनिया के लिए बिल्कुल दूसरा है, चीन के लोगों के लिए अलग है। दुनिया के लिए यह मतलब है कि चीन अपने डिजिटल दिग्गजों को एक सीमा से अधिक बड़ा नहीं होने देना चाहता। चीन की डिजिटल कंपनियां कितनी भी पावरफुल हों, लेकिन उन्हें वो शीशे में उतार कर आईने में फिक्स करना चाहता है। तो इसलिए चाहे वो दीदी हो जो कि लोकल इकोनॉमी की या चाइना की इकोनॉमी की सुपरस्टार है, स्टार्टअप्स की सुपरस्टार है, या उसके पोस्टर बॉय जैक मा हो, चीन के रेगुलेटर्स कुछ दूसरी ही चीज सोच रहे हैं अपनी डिजिटल इकोनॉमी के बारे में। अब हम लोग चीन से, बीजिंग से थोड़े समय के लिए वाशिंगटन चलते हैं, वाशिंगटन होके आते हैं। जब हम यहाँ भारत में कुछ दूसरी ही बहसों में उलझे थे, तो जुलाई के पहले हफ्ते में बाइडेन साहब ने एक आदेश पर दस्तखत किए व्हाइट हाउस में। जो लोग करीब से अमेरिका के घटनाक्रम को फॉलो कर रहे होंगे, वो उन्हें इस कानून के बारे में, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बारे में जानकारी होगी। उन्होंने एक नया प्रावधान, जो कि अमेरिका के ताजा इतिहास का अभूतपूर्व कानून या प्रावधान होने वाला है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की एजेंसियां अब बड़ी टेक कंपनियों की मोनोपोलीज पर स्ट्रेट कार्रवाई शुरू करेंगी। यह आदेश व्हाइट हाउस से पारित हुआ। इसमें 72 प्रोविजंस हैं, और ये प्रोविजंस गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और इस तरीके की और भी उबर और बाकी जो कंपनियां हैं, ये कैसे अपनी मोनोपोली बिल्ड कर रही हैं लोगों के डेटा के बेस पर, लोगों के प्राइवेट इंफॉर्मेशन के बेस पर, इस पर क्रैकडाउन किया जाएगा। अर्थात के जो नियमित दर्शक हैं उन्हें तो याद होगा ही, जो पहली बार इससे जुड़ रहे हैं उन्हें भी हम यहाँ याद दिलाना चाहते हैं कि अमेरिका में गूगल, अमेजन और फेसबुक पर जो वहां का एंटी ट्रस्ट कानून है, उसके तहत कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रतिस्पर्धा तोड़ने के मामले में, प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के मामले में, और लोगों की आंकड़ों का या लोगों की निजी सूचनाओं का गलत इस्तेमाल करने के मामले में, और वो कार्यवाही चल चुकी है। इस पर अर्थात का एक पूरा एपिसोड है जो प्लेलिस्ट पर कहीं होगा, आप देखेंगे तो तो आपको वो पूरा एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई क्यों हुई थी, उनके ऊपर क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बैक टू बैक अमेरिका में एक के बाद एक, पहले तो अमेरिका के कानून के तहत इन तीनों बड़ी दिग्गज कंपनियों को, जिनका नाम लेते हम नहीं आघाते हैं, जो अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी के झंडा बरदार हैं, वो फ्लैग लेकर चलते हैं, वो अमेरिका की डिजिटल इकोनॉमी के फ्लैग बेरर हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इन्हें अमेरिका की सरकार ने अमेरिकी कानून के तहत प्रतिस्पर्धा तोड़ने वाला माना। और ये आदेश देते समय बाइडेन ने यह कहा कि अगर कैपिटलिज्म में कंपटीशन नहीं है तो एक्सप्लॉयटेशन है। इस शब्द का इस्तेमाल बाइडेन ने किया। उनका कोट था कि अगर कैपिटलिज्म में प्रतिस्पर्धा नहीं है तो फिर वो शोषण है।
अमेरिका में दो बड़े फैसले ताबड़तोड़ हुए जिससे कि टेक कंपनियों का जो पूरा साम्राज्य है उसकी चूल्हे हिल गई, उसकी नींव हिल गई, क्योंकि वो जिन निजताओं के आधार पर, जिन सूचनाओं के आधार पर काम कर रहे थे और जो मोनोपोली बना रहे थे उसे तोड़ रहे थे। तो अब इसका मतलब ये है कि चीन और अमेरिका जो नई तकनीकों का सरताज है, शिखर है, और चीन जो नई तकनीकों का उभरता बादशाह है। चीन, जैसे अमेरिका एक दौर में पूरी दुनिया में तकनीक के साथ पूंजी भेजता था, उसी तरह से चीन आज पूरी दुनिया में तकनीक के साथ पूंजी भेज रहा है। भारत की पूरी स्टार्टअप क्रांति चीन से बनी है। अमेरिका का इसमें बड़ा हिस्सा नहीं है, बहुत कम अमेरिका का पैसा आया, अब आना शुरू हुआ जब हमने फेसबुक और गूगल का इन्वेस्टमेंट रिलायंस के साथ देखा। नहीं तो इससे पहले जितने स्टार्टअप्स हैं, अभी देखिए आप, जो कंपनियां लिस्टिंग के लिए जा रही हैं उनमें सब में चीन का शामिल है। पेटीएम जा रहा था तो पेटीएम के बोर्ड से चीन के प्रतिनिधि हटाए गए। तो चीन तकनीक और पूंजी भेज रहा था, जैसे अमेरिका कभी तकनीक और पूंजी भेज रहा था। इन दोनों देशों ने एक संकेत पूरी दुनिया में दे दिया है, और यह संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है समझना। उनका संकेत यह है कि ग्राहकों के या लोगों के प्राइवेट डेटा के बेस पर मोनोपोलीज नहीं चलने दी जाएंगी। इनफ इज इनफ। आप लोगों की प्राइवेसी के बेस पर अपने कारोबार को या उनकी सूचनाओं के बेस पर अपने कारोबार को एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते या आगे नहीं ले जा सकते। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है दर्पण, इसलिए क्योंकि जिन कंपनियों के बारे में आदेश जारी किया गया है वो कंपनियां सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। वो कंपनियां ग्लोबल हैं, वो कंपनियां मल्टीनेशनल हैं। यानी अगर क्रैकडाउन अमेजन या फेसबुक पर अमेरिका में होगा तो वैसा ही क्रैकडाउन यूरोप में भी होगा, और वैसा ही क्रैकडाउन दुनिया के बाकी देशों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अमेजन की सर्विस तो पूरी दुनिया में है, गूगल और फेसबुक की सर्विस पूरी दुनिया में। तो गूगल पर अगर ट्रांसपेरेंसी तोड़ने का या लोगों का डेटा चुराने का आरोप अमेरिका में सिद्ध होगा तो वो आरोप भारत के बाजार के लिए भी उतना ही वैलिड और उतना ही वैध होगा। हम यहां तक आ जाते हैं, इसके बाद आपका सवाल लेते हैं, फिर हम लोग। मेरा सवाल यही था अंशुमन जी, जो आपकी यात्रा है प्रिवेसी को लेकर, जो आपने इंटरनेशनल यात्रा शुरू की चाइना से लेकर अमेरिका तक, तो वापस ये इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया, जरा डोमेस्टिक ट्रैवल किया जाए। और मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या भारत इस पूरी बहस से सर्वथा अछूता है? क्या यहाँ पर कोनृप होई वाली स्थिति है? हालांकि आपने कहा कि ये अछूता नहीं रह सकता, बिकॉज कंपनी जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबल है। पर फिर भी अगर विस्तार पूर्वक मुझे डोमेस्टिक यात्रा या हमारे दर्शकों को डोमेस्टिक यात्रा भी आप करवा पाए। हाँ, अब हम वापस भारत की तरफ लौटते हैं। जिनको ये लगता है कि ये सब कुछ केवल अमेरिका में हो रहा है, एंटी ट्रस्ट की कार्रवाई अमेरिका में हो रही है, दीदी पर चाइना में एक्टिविटीज चल रही हैं, उन्हें पलटकर भारत की तरफ देखना चाहिए। भारत में जो लोग स्टार्टअप क्रांति का पर बैंड बाजा बजा रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि ये तो सब कुछ बहुत बदलने वाला है, ऐसा नहीं है। भारत में 3 बड़े बदलाव शुरू हो चुके हैं, और 3 बड़े वो बदलाव हैं। इनकी रोशनी में आपको पूरी डिजिटल क्रांति को देखना होगा, जिससे कि अगर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं निवेशक के तौर पर, कंज्यूमर के तौर पर, या एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, 3 ही तरीके से आप इस क्रांति का हिस्सा बनते हैं। या तो आप इसके किसी कंपनी के आईपीओ में निवेश करने वाले होंगे, जैसे जोमेटो और उनके आईपीओ आने वाले हैं, या आप इसको कंज्यूम कर ही रहे होंगे, तो भी आपके लिए जानना जरूरी है। और अगर आप इसमें जॉब के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इन कंपनियों का भविष्य क्या है, ये कितने साल चलेंगी, कितने 5 साल 10 साल चलेंगी। तो 3 तरह से हमारे आपकी जिंदगी इन स्टार्टअप से प्रभावित होती है, और हम इसके स्टेक होल्डर होते हैं। इसलिए इन 3 बड़े बदलावों को समझना जरूरी है, जो सारी धुंध के बीच में, पेगासस की जासूसी की धुंध, जोमेटो के शानदार आईपीओ की तालियों की धुंध, भारत में पेटीएम के नए आने वाले आईपीओ के बीच, और भारत की स्टार्टअप क्रांति के बारे में जितने भी लच्छेदार भाषण और बड़ी बड़ी चीजें कही गई, उनके बीच में दब जाती है। 3 काम हुए भारत में पिछले 5 महीने के भीतर, और उन 3 कामों को इन अंतरराष्ट्रीय संदर्भों की रोशनी में देखा जाना चाहिए। एक अक्सर कहा जाता है ना कि जो होना होता है वो होता है, उसे आप रोक नहीं सकते। तो जो चीज, जो परिवर्तन आ रहा होता है, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड देश हैं, हम नॉर्थ कोरिया की तरह कटे हुए देश नहीं है जहां सब सारी चीजें बंद हैं। तो हम अगर दुनिया से जुड़े हुए देश हैं, तो दुनिया में कहीं भी कोई अगर बदलाव हो रहा होगा तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी राजनीति, हमारी सरकारें कितनी भी पजेसिव हो जाए, कितने भी आयरन कर्टन डालने पर वो बदलाव नहीं रुकते। तो बदलाव नहीं रुके, कैसे नहीं रुके? भारत में 3 काम हुए। पहला काम यह हुआ कि एक कमेटी बनाई गई जिसको स्पेसिफिकली ये टारगेट दिया गया कि वो डिजिटल मोनोपोलीज तोड़ेगी।
वो डिजिटल मोनोपोलीज तोड़ने के लिए जो भी डेटाबेस अवेलेबल है लोगों का, कारोबार का, बिजनेस का, हमारे हैबिट्स का इस डेटा को ओपन सोर्स कर देगी। यानी जोमेटो के पास ही केवल रेस्टोरेंट का या लोगों के खाने पीने की आदतों का डेटा नहीं होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए जो कारोबार कर रहा है। उसके पास क्यों इस सूचना के आधार पर बढ़त हो, उसे इस तरीके की मोनोपोली क्यों हो। ये इस कमेटी की पहली मीटिंग हो गई, इसमें नंदन नीलकेनी भी हैं। ये एक पूरा आर्किटेक्चर सजेस्ट करेगी दर्पण, जिस आर्किटेक्चर के तहत कंपनियों पर नए कानून लगाए जाएंगे। वो कितने डेटा को अपने पास रख पाएंगे, कितने डेटा को उनको पब्लिक डोमेन में लाना होगा, उसमें अमेजन भी होंगे, फ्लिपकार्ट भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे। अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अभी ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन चूंकि कमेटी बन गई है, इसकी सिफारिशें आएंगी, तो इसका मतलब यह है कि यदि सरकार यह फैसला कर लेती है कि आप लोगों के निजी डेटा का इस्तेमाल एक सीमा से अधिक नहीं कर सकते, उसे पब्लिक डोमेन में डालेंगे, तो फिर होगा क्या इनका, जोमेटो और पेटीएम जैसों का। क्योंकि इनकी तो स्ट्रेंथ सिर्फ इसी बात पर निर्भर करती है कि इन्हें यह पता है कि कौन क्या खाता है और कब क्या ऑर्डर करता है। तो अगर ये बड़ा चेंज होगा तो इनका तो गेम मोनोपोली का गेम है। एक और महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया में ब्रिक एंड मोर्टार, जिसको हम पुरानी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें फैक्ट्रीज आती हैं, जिसमें कार कंपनियां आती हैं, उनकी तुलना में डिजिटल इकोनॉमी में बहुत कंपटीशन कभी नहीं रहा। डिजिटल इकोनॉमी में जब भी कंपनियां खड़ी हुई तो मोनोपोली बन के खड़ी हुई। जैसे गूगल है तो एक गूगल है, फेसबुक है तो एक फेसबुक है, एक जोमेटो है तो एक जोमेटो है, एक पेटीएम है तो एक पेटीएम है एक अलीबाबा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल जिन इंफॉर्मेशन के बेस पे चलता है, हमारी आपकी आदतों के व्यवहार के तौर पर चलता है, उसे एक कंपनी जो पहले आती है, जिसको फर्स्ट मूवर या पायनियरिंग एडवांटेज कहते हैं, उसके पास जितनी सूचना आ जाती है वो उसकी ताकत हो जाती है, फिर दूसरे के पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए डिजिटल इकोनॉमी में मोनोपोलीज बहुत कम समय में बहुत बड़ी बन जाती हैं, जबकि पुरानी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है जहां पर फैक्ट्री लगाई जाती, स्टील में मोनोपोली नहीं है, ऑटोमोबाइल में मोनोपोली नहीं है, फार्मास्यूटिकल में मोनोपोली नहीं। मार्केट शेयर ज्यादा बड़े हो सकते हैं कि किसी के पास 25% है, 30% है, पर यहां यह कि गूगल 100 है, 99 है और 1% में बाकी है। तो ये मोनोपोलीज को तोड़ने की मुहिम, अब आप इसमें अमेरिका के एंटी ट्रस्ट लॉ की झलक देख सकते हैं, इसमें आप बाइडेन के उस कानून का असर देख सकते हैं और इसमें भारत के अपने भीतर उठ रहे दबावों का भी असर देख सकते हैं। यह बनाया इसलिए नहीं गया कि सरकार इनकी मोनोपोली तोड़ना चाहती है, ये कतई ये कमेटी इसलिए नहीं बनाई। ये कमेटी बनाई गई इस पर्पज से कि भारत के ट्रेडर सरकार पर दबाव बना रहे थे कि साहब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारा बाजार का हिस्सा खाए जा रही थी। चुनाव का समय होता है, सरकार रिस्क नहीं ले सकती, हम पॉलिटिकली सेंसिटिव लीडर्स के अंडर में हमारा देश जो है ना वो प्राग्मेटिक से ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव है, प्राग्मेटिज्म से ज्यादा। तो ट्रेडर्स का बैकलैश और दुकानें बंद होना और हड़ताल, इस डर में सरकार ने कहा कि नहीं, हम ये मोनोपोलीज नहीं चलने देंगे। अब ये व्यवस्था आई तो इस पर उद्देश्य से है कि भारत आने का उद्देश्य तो संरक्षणवाद है, आने का उद्देश्य तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अंदर भीतरी दबाव हैं उनको एड्रेस करना है। पर इसका असर कहां होगा? इसका असर न्यू इकोनॉमी के बिजनेस मॉडल्स पर पड़ेगा। पूरा न्यू इकोनॉमी का पूरा बिजनेस मॉडल इसे लड़का, क्योंकि जोमेटो अगर भारत की बाजार की सबसे बड़ी, जोमेटो स्विगी 2-3 के अलावा कौन सी बड़ी कंपनी खड़ी हो पाएगी, ये समझना जरूरी। अब दूसरा पहलू, जो एक और फैसला हुआ दर्पण, यह फैसला इसलिए हुआ कि एक नए ई कॉमर्स के नियम आया, जिस पर हमने खर्चा पानी के संस्करण में चर्चा भी की है, इससे पहले भी और 2 बार चर्चा कर चुके हैं। ई कॉमर्स का के जो नए रूल्स नोटिफाई हुए हैं डिस्कशन के लिए आए हैं, सॉरी नोटिफाई नहीं हुए, डिस्कशन के लिए पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं, जिनको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, पर उसमें एक प्रावधान सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी कंपनी उत्पादन से लेकर माल पहुंचाने तक का पूरा काम नहीं कर पाएगी अगर वो ई कॉमर्स कंपनी है। यानी जियो मार्ट या अमेजन शर्ट बनाने से लेकर शर्ट की डिलीवरी तक का काम पूरा नहीं कर पाएगी। जोमेटो रेस्टोरेंट से खाना तो पहुंचाएगी पर अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएगी। इसी विषय में हमने गुरुवार के खर्चा पानी में डिस्कशन किया। हाँ, तो जोमेटो रेस्टोरेंट तो नहीं चला सकती, रेस्टोरेंट से खाना पहुंचा सकती। उबर जो है वो आपको टैक्सी से तो पहुंचा सकती, पर वो रेस्टोरेंट का काम नहीं कर सकती, उबर ईट्स का काम नहीं कर सकती। ये जो नए प्रोविजन आया, और भी बहुत सारे प्रोविजन है जिस पर अलग से हमने चर्चा भी की थी एक बार, वो ये सारे प्रोविजन
स्टार्टअप का जो पूरा बिजनेस मॉडल है ना उसको शेक कर देने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टअप कंपनियां हमेशा अपने प्रतिस्पर्धी को निगल कर आगे बढ़ी हैं जी। इस पर तो पूरे टन्स एंड टन्स डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर यूट्यूब के टेक ओवर का जिस तरह से गूगल ने यूट्यूब का टेक ओवर किया था, उसी से तो पूरा केस बिल्ट हुआ एंटी ट्रस्ट का। जैसे भारत में आप देखिए कि भारत में जैसे ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी में एक कंपनी बड़ी होती है, बायजूस जैसी, वैसे वो छोटी छोटी कंपनियों को निगलना शुरू कर देती। जियो ने क्या किया, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। तो स्टार्टअप का मॉडल है कि पहले आप थोड़े बड़े हो जाओ, आपके पास ठीक ठाक वेंचर कैपिटल का फाइनेंस आने लगे, फिर जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर कहीं कहीं पॉकेट में बैठे हुए थोड़ा थोड़ा मार्केट लिए, उनको आप टेक ओवर करना शुरू कर दो। और इस तरह से आप एक पूरे बड़े हिस्से पर, बाजार के एक पूरे बड़े हिस्से पर फैल जाओ, क्योंकि जो भी सहयोगी गतिविधियां आपके कामकाज से जुड़ी हुई हैं, उन सहयोगी गतिविधियों को आप अपने साथ ले लीजिए। नए जो ई कॉमर्स के रूल भारत में चर्चा में हैं, वो रूल अगर जिंदा रहे, उनकी उम्र लंबी साबित हुई और वो बने रहे, तो ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे पूरी दुनिया में जो नए रूल्स आ रहे हैं, जिनके बारे में हमने बाइडेन के जिस आदेश के बारे में जिक्र किया है, उसका असर अमेरिकी बाजार में ये होने वाला है कि अब स्टार्टअप कंपनियां आसानी से टेक ओवर नहीं कर सकेंगी अपनी प्रतिस्पर्धी का। जैसे आज ही आप हर रोज दूसरे तीसरे दिन आपको दिखाई देता है कि एक ई कॉमर्स कंपनी ने किसी एक दूसरी छोटी ई कॉमर्स कंपनी का टेक ओवर कर लिया। कोई मेडिकल का ई कॉमर्स सर्विस चलाती थी, दवा बेचने वाली, उसका किसी ने टेक ओवर कर लिया। कोई और छोटी ई कॉमर्स सर्विस चलाती थी, उसका किसी ने टेक ओवर कर लिया। तो ये जो कारोबार निगलने की जो पूरी प्रक्रिया है और इसके जरिए जो बड़े होने की प्रक्रिया है, जिसके जरिए स्टार्टअप्स की इकोनॉमीज बड़े होती चली जाती हैं, फैलती चली जाती हैं और मोनोपोलीज बढ़ती चली जाती हैं। इन दोनों को क्रम से जोड़कर देखिए, पहला वाला फैसला उन डिजिटल मोनोपोलीज को जो बनी है उन्हें तोड़ेगा, और जो दूसरा वाला प्रोविजन है वो डिजिटल मोनोपोलीज बनने से रोकेगा, आगे बनने से रोकेगा। तो अगर आप एक मार्केट प्लेस हैं, तो आपका काम केवल माल बेचना है। यह नहीं कि आपने अपनी कपड़े बनाने की फैक्ट्री भी लगा दी और अपना ही सामान उस मार्केट प्लेस से बेचने लगे। इस पर अमेरिका में बहुत सख्ती हुई और मेरी भारत में भी इस पर बहुत ज्यादा सख्ती होने वाली। ये दूसरा पहलू है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जो तीसरा बड़ा बदलाव है, सरकारों को अपनी जनता की जासूसी खूब पसंद है। दुनिया में हर सरकार ये चाहती है, खासतौर से लोकतंत्रों में भी सरकारें चाहती कि उनको किसी न किसी तरह से लोगों की निजी जिंदगी का, उनका डेटा, उनके व्यवहार का डेटा जासूसी करने का मौका मिले। जब तकनीक नहीं थी तब भी जासूसी बहुत ज्यादा होती थी, तब फिजिकल जासूसी होती थी। किससे भरे पड़े दुनिया में सबसे दिलचस्प कथाएं देशों के भीतर जासूसी की कथाएं ही हैं। चाहे आप क्यूबा या अमेरिका की जासूसी में देख लीजिए, या आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और जर्मनी के जासूसी के किस्से देख लीजिए। तो सरकारों को अपने लोगों की, सरकारों को दूसरे लोगों की जासूसी हमेशा से पसंद रही है, जो राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि राजनीति हमेशा सशंकित रहती है, डरी हुई रहती है, सत्ता हमेशा डरती है, तो इसलिए वो इस व्यवस्था से रहती है। टेक्नोलॉजी आने के बाद और आसान हो गया, क्योंकि पहले तो आप फिजिकल स्पाइंग करते थे, अब तो आपकी हैबिट्स पब्लिक डोमेन में है। अब घोड़ों में पंख लग गए, अब घोड़ों में पंख लग गए। तो अब लेकिन क्या है कि सरकारों को जासूसी चाहे जितनी भी पसंद हो, लेकिन लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकारों का हिस्सा मान लिया। दुनिया के बहुत सारे देशों ने डेटा रिवॉल्यूशन के बाद, नई इकोनॉमी की कंपनियों के उभरने के 7-8 साल बाद स्वीकार किया कि अरे हो क्या रहा है, हम तो बिल्कुल खुले खड़े हुए हैं, हमारा तो सब कुछ लोगों को पता है। हमारे पास जो है, जो भी हम जहां जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, अगर हमारे घर में इंटरनेट से कनेक्टेड एसी है तो उसे यह भी पता है कि हम कितनी देर सोते हैं। तो ये सब हमारे घर में, अगर एक एलेक्सा है तो हमारी बात सुन के सबको बता रहा है, भले हम उससे बात ना कर रहे हो। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर जब उन्हें समझ में आया, तो अचानक एक बड़ा आग्रह, एक बड़ा आंदोलन के तौर पर खड़ा हुआ कि नहीं, हमें अपनी निजताएं बचानी है, और निजताएं केवल सरकारों से नहीं बचानी, कारपोरेट से भी बचानी है, इस नई इकोनॉमी से भी बचानी है। तो भारत को ठीक उस हफ्ते, जिस हफ्ते भारत में निजताओं पर हमले का सबसे बड़ा आरोप लगा, उसी हफ्ते संसद की सूची में डेटा प्रोटेक्शन का बिल डालना पड़ा, जिस पर कई दिनों से, 2-3 साल 4 साल से बराबर चर्चा और उहापोह, उथल पुथल चल रही है। निजताएं बचाने की मुहिम ग्लोबल मुहिम में बदल चुकी है। यूरोप में कंपनियों को काम करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि यूरोप में जो जीडीपीआर के नए नियम आए हैं, वो बहुत सारी चीजों से कंपनियों को करने से रोकते हैं, आपकी सूचनाएं बताने के मामले में। अमेरिका में वो नियम आने वाले हैं। चाइना कुछ दूसरे कारणों से अपनी कंपनियों पर क्रैकडाउन कर रहा है।
निजता का धंधा करने वाली या प्राइवेसी का बिजनेस करने वाली सारी कंपनियां ग्लोबल हैं। इंपॉर्टेंट बातें समझना जरूरी है। जो हमारे प्राइवेसी का बिजनेस करती है, जो हमारे प्राइवेट डेटा के ऊपर, जो हमारी हैबिट का डेटा, हमारी चॉइसेस का डेटा के बेस पर बिजनेस करती हैं, वो सारी ग्लोबल हैं। इसलिए उन्हें, उनके ऊपर अगर दुनिया के किसी भी एक भी हिस्से में क्रैकडाउन होगा तो उन्हें पूरे दुनिया में एक जैसा आचरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि गूगल के लिए लोगों की प्राइवेसी का नियम यूरोप में अलग हो और इंडिया में अलग हो। स्वाभाविक सी बात, अब कितना भी विरोध कर लें सरकारें, कितना भी दाएं बाएं कर लें, करवट बदल लें, कितने भी फायरवॉल क्रिएट कर लें, लेकिन एक बार जब ये मुहिम ग्लोबली खड़ी हो जाएगी तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए सरकार को सारे दबाव के बावजूद भारत में डेटा प्रोटेक्शन का कानून लाना पड़ रहा है ना जी। सरकार कभी नहीं चाहती होगी अंदर से कि वो डेटा प्रोटेक्शन का कानून लाए। कोई सरकारें नहीं चाहती कि वो लोगों को की निजताओं को सुरक्षित करने के बड़े और स्वीपिंग पावर्स अपने हाथ से जाने दें। वो तो स्वीपिंग पावर लेना चाहते हैं लोगों की जिंदगी के बारे में सूचना लेने के लिए, लेकिन ये दबाव है क्योंकि जिन एजेंसियों के जरिए इन्हें लागू कराया जाना है वो अगर एजेंसियां दुनिया के किसी भी देश में प्राइवेसी को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य की जाती हैं तो भारत में भी उनको वही करना पड़ेगा। तो अब यहां से जो पूरा घटनाक्रम है वो एक दूसरी तरफ जाता। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अंशुमन सर आप अपनी बात ऑफ कोर्स कंप्लीट कीजिए, लेकिन बीच में मैं ये पॉइंट, ये सवाल की तरह नहीं, एक कमेंट बार बार कहा जाता है कि हम ग्राहक के साथ साथ प्रोडक्ट भी होते जा रहे हैं और ये काफी सुनाई दे रहा है। इस बारे में भी आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा, अभी नहीं अपना बात कहते हुए बीच में कभी भी ले लीजिएगा। शुक्रिया। दर्पण, यही जो आप कह रहे हैं ना, यही वो तथ्य है। दुनिया भर में तीन बड़ी मुहिम, इस जो पूरी चर्चा है इसका जो क्रक्स है वो समझना जरूरी कि दुनिया में तीन बड़ी मुहिम एक साथ शुरू हो रही हैं। एक तो जो मौजूदा बनी हुई डिजिटल मोनोपोलीज हैं, अमेजॉन, गूगल, भारत में जैसे पेटीएम, उन्हें तोड़ना, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि ई कॉमर्स में नई मोनोपोलीज बनने से रोकना, ये दूसरी मुहिम है। और तीसरा एक बड़ा वृहत अभियान डिजिटल प्राइवेसी को सुरक्षित करने के लिए दुनिया में शुरू हो रहा है। और ये तीनों चीजें आ रही हैं। कोई भी देश उसे ब्लॉक करने की कोशिश भले ही करे, लेकिन अगर डेमोक्रेसी रहेगी तो ये तीनों चीजें होंगी, आप इसे टाल नहीं सकते। इसलिए भारत में निजता के अधिकार को दुनिया के बाकी देशों से पहले सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आ गया जब हम आधार की बहस सुन रहे थे, और भारत ने इस मामले में दुनिया के देशों को लीड किया। ये तीन चीजें ही दुनिया में न्यू इकोनॉमी के बिजनेस मॉडल का फंडामेंटल है। इन्हीं तीन चीजों पर न्यू इकोनॉमी टिकी हुई है। न्यू इकोनॉमी का ये जो पूरा बड़ा हिस्सा है जिसमें आपको यूनिकॉर्न्स और बाकी दिखते हैं, ये तो इसी चीज पर निर्भर है ना कि हम क्या खा पी रहे हैं, हम क्या पहन ओढ़ रहे हैं, हम क्या कह सुन रहे हैं, हम क्या सर्च डिलीट कर रहे हैं, हम कहाँ आ जा रहे हैं, हम कौन सी चीजें चुन रहे हैं और नकार रहे हैं। इन्हीं से, हमारी एक्टिविटी से जो टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा जनरेट होता है, वो डेटा ही इस इकोनॉमी का बिजनेस मॉडल है। वही वो लीड्स हैं जिन लीड्स के ऊपर ये बिजनेस चलता है कि अगर आपने मान लीजिए थोड़ी देर पहले एक मोबाइल फोन सर्च किया अमेजॉन पे, तो उसकी लीड्स उसके पॉसिबल सेलर्स के पास पहुंच गई, और अगर आपने खरीद लिया तो कंफर्म लीड जनरेट होकर उसके पास पहुंच गई। तो ये पूरा का पूरा मॉडल इस पर बना था। जब तक लोग समझ पाते तब तक उनकी निजी आदतों का, उनके व्यवहारों का, उनके मनोविज्ञान का, यहां तक कि उनके आंख के मूवमेंट का, उनके हाथ के मूवमेंट तक का बहुत माइन्यूट डेटा इन कंपनियों के पास पहुंच गया। और वो डेटा इज द न्यू ऑयल और डेटा इज न्यू कैपिटल, ये सब सारी चीजें वहां से निकलना शुरू हुई। इन्हीं के जरिए कंपनियों ने हमें ऐसी जगह ले जाकर खड़ा किया, मार्केट में खड़ा किया, जहां सर्विस फ्री है पर हम बेचे जा रहे हैं, हम बिक रहे हैं। आप कल्पना करिए कि जो सेवा आज आप गूगल से लेते हैं, गूगल के गोदाम में अपना सब कुछ रख देते हैं, वो अगर आपको खरीदनी पड़े और अंततः गूगल ने एक सीमा के बाद आपसे डिस्क स्पेस बेचना शुरू किया ना, आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। लेकिन जितनी सुविधाएं आपको कंपनियां फ्री में देती हैं, वो सुविधाएं अगर कल ये वो डेटा लेना बंद कर देंगी, अगर ये डेटा मिलना बंद हो जाए या आपके पास ये आपका हक आ जाए कि आप ये डेटा नहीं देंगे, तो क्या ये कंपनी आपको फ्री में सेवाएं देती रहेंगी? क्योंकि इसके अलावा तो इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल जिस व्यवस्था पर आधारित है, उस व्यवस्था में बहुत कुछ डिजिटल इलिटरेसी इसकी मदद करती है, जिसे हमें खुद नहीं पता कि हमारा कितना डेटा जा रहा है। अब गूगल और फेसबुक और ट्विटर ये बताते हैं कि आपका कितना डेटा
पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, पर हमें पता ही नहीं कि हम जानना ही नहीं चाहते हैं, हम जानना ही, पर धीमे धीमे लोग जानना चाहेंगे, धीमे धीमे लोगों को पता चलेगा। जब वो पता चलेगा और उनको लगेगा अरे ये तो सब कुछ इनके पास जा रहा है, तो हो सकता है आप उसे रोकने की कोशिश, और जब आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे और कानूनी तौर पर आपको रोकने का हक मिलेगा, अभी तो हक ही नहीं है आपको रोकने का, जब डेटा प्रोटेक्शन के तहत उसका हक मिलेगा तो ये सर्विसेज और इनके बिजनेस मॉडल्स पे बड़ा झटका लगेगा, और ये पूरी दुनिया में होने वाला है। तो जो बात आप कह रहे थे कि जब सर्विस फ्री है तो आप ही बिक रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज आपको फ्री क्यों मिलेगी, आप कुछ तो अपने बारे में उनको दे ही रहे हैं। तो यहां से एक बड़ा चरण, एक बड़ी उथल पुथल शुरू होती है, जो न्यू इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा और एस्टेब्लिश्ड मॉडल है, जिस न्यू इकोनॉमी के मॉडल पर दुनिया निछावर है, फिदा हुई जा रही है, ये भविष्य है हमारा, वो उस मॉडल के पीछे कई सारे ऐसे बदलाव होने वाले हैं कानूनी तौर पर, जो हमें भविष्य में इन कंपनियों को वैसा नहीं रहने देंगे। अंशुमन जी, यही जो आपने भविष्य की बात की, उसी से जुड़ा हुआ मेरा अंतिम प्रश्न है कि ये जो प्राइवेसी वर्सेस प्राइवेसी के बिजनेस वाली जो बहस है, वो आने वाले समय में क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या अभी हम स्पेकुलेशन लगाना जल्दी है, या अगर लगाना चाहेंगे, क्या क्या जान? दर्पण, ये मुझे लगता है कि शायद दुनिया के कारोबारी इतिहास के, और उसमें राजनीति को भी शामिल कर लें, क्योंकि कारपोरेट और राजनीति अब एक दूसरे से काफी गुथे हुए जुड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से अब पूरी दुनिया में, अमेरिका का में जो बाइडेन का आदेश है उसको संदर्भ में रखिए, चाइना में जो एक्टिविटी शुरू हुई है डिजिटल इकोनॉमी की कंपनियों पर जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, और भारत में जिस तरीके की कमेटियां या काम शुरू हो रहे हैं, उस हिसाब से दुनिया में कारोबारी दुनिया की और राजनीतिक दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो रही है। इसमें राजनेता भी एक पार्टनर है, क्योंकि वो भी इन कंपनियों की पीठ पर बैठकर ही हमारा डेटा लीक करते हैं या लेकर आते हैं, या इन्हीं के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प और बहुत बहुत बड़ी जद्दोजहद शुरू हो रही है। इस लड़ाई में या तो हमारी निजता बचेगी या निजताओं का कारोबार बचेगा, या तो हमारी प्राइवेसी बचेगी या फिर प्राइवेसी के बिजनेस बचेंगे। अगर कंपनियों की चली तो हम तो बुरी तरह उधड़ जाएंगे, हम तो उधड़े हुए हैं ही, हमारा सब कुछ सामने खुला हुआ है जो हमें पता है। लेकिन अगर लोग अपनी प्राइवेसी पर अड़ गए, लोगों ने अगर इस अधिकार को स्थापित करा लिया सरकारों पर दबाव बनाकर कि हमारी प्राइवेसी, हमारा डेटा, हम उतना ही डेटा रिलीज करेंगे या देंगे जितना डेटा हमें देना चाहिए, तो फिर ये जो नई इकोनॉमी है इसका पूरा तौर तरीका बदल जाएगा। फिर ये पूरे के पूरे जो बिजनेस मॉडल हैं ये लड़खड़ाकर सर के बल खड़े हो जाएंगे, और यहां जो फ्री सर्विसेज बिल्ड करने का पैटर्न है, वो धीमे धीमे पेड सर्विसेज में पैसे लेकर सर्विसेज देने के कन्वीनियंस का पैसा, जो आपको कन्वीनियंस दी जा रही है, जो सुविधा दी जा रही है, उसका पैसा वसूलने की तरफ जाएगा। ये बहुत ही दिलचस्प जंग है। निजता बचेगी या निजताओं का कारोबार? तो इसे दम साध के देखिए, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। ये जंग अभी शुरू हुई है, और इसमें अभी बहुत सारे पड़ाव, मोड़ और मंजिलें आएंगी, और ये किस दिशा में जाएगी, उस दिशा में बहुत कुछ हमारी आपकी भविष्य की जिंदगी की प्राइवेसी भी डिपेंड करेगी, और उन कंपनियों का भविष्य भी निर्भर करेगा जिन्हें हम अपने भविष्य का ध्वजावाहक, फ्लैग बेयरर या भविष्य की उम्मीद मान रहे हैं। अंशुमन जी, इस पूरी डिस्कशन के दौरान मेरे सामने कई कंपनीज के नाम आते गए, और किस तरीके से वो बिजनेस करते हैं। वो शायद कीवर्ड हो सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का नाम याद आया, गूगल का नाम याद आया, फेसबुक का नाम याद आया, बाईजूस का आपने ठीक उस वक्त नाम याद आया जिस वक्त आपने भी उसके बारे में बात की। बहरहाल वही है कि कई चीजें आपने क्लियर की, और कई चीजें हमको भविष्य के गर्त में छुपी हुई हैं। बड़ा क्लीशे वाक्य है। अंशुमन जी, अब हम लेते हैं दर्शकों के कुछ सवाल पिछले एपिसोड से जुड़े हुए, या फिर पिछले एपिसोड में जो आए। खुशवंत आर्या जी का सवाल इंग्लिश में है, पर अगर आप इसको रीफ्रेज, उत्तर देते वक्त रीफ्रेज हिंदी में करके आंसर दे सकते हैं। तो ये बोलते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ इकोनॉमी। वो तीन सवाल पूछते हैं। पहला सवाल उनका यह है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस इफ एवर expect government to provide direct monetary transfer at all। दूसरा उनका सवाल है, as we expecting the third wave and an immediate challenge with government, what should be the priority of the government, health or poverty और employment? गरीबी को लेके, हेल्थ को लेके और एम्प्लॉयमेंट को लेके।
और तीसरा है उनका सवाल, पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू स्कीम फॉर डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी रिवाइवल ऑन लाइंस ऑफ MGNREGA, MGNREGA, as real income growth of rural economy remains less than 1%, and why MGNREGA falling to meet the income argumentation. तो ये सवाल हैं हमारे दर्शक जिनका नाम है खुशवंत आर्य जी का। दर्पण खुशवंत जी, आपको धन्यवाद आपके तीनों सवालों के लिए। हम आखिरी सवाल सबसे पहले लेते हैं। मनरेगा जैसी किसी दूसरी स्कीम का फिलहाल सरकार ने जिक्र या संभावना नहीं बताई है। एक रोजगार योजना सरकार ने कोविड के बीच में लॉन्च की थी, जिसे बढ़ा दिया गया है, जो मनरेगा की कॉम्प्लीमेंट्री या उसकी संपूरक स्कीम के तौर पर लॉन्च की गई थी, जो मुख्यतः प्रवासी मजदूरों के लिए या जो जिनके काम खत्म हो गए उन्हें काम देने के लिए थी। इससे अधिक कोई बड़ी स्कीम रूरल एरिया में जॉब या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए हमें इस समय एक्चुअली मनरेगा से ज्यादा बड़ी स्कीम चाहिए, क्योंकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब मनरेगा आई थी तब अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति तो बहुत ही बेहतर थी। उस समय तो भारत में दोनों अर्थव्यवस्थाएं, शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं ग्रोथ पर थी, तब मनरेगा आई थी। इस समय तो दोनों अर्थव्यवस्थाएं क्रैश हो चुकी हैं, जिस पर हमने पिछली बार चर्चा की है। तो इस समय तो हमें और उससे बड़ी मनरेगा की, इससे ज्यादा डबल आउटले वाली और उससे ज्यादा बड़े विस्तार और फैलाव वाली स्कीम की जरूरत है। फिलहाल सरकार ने इस तरीके का कोई संकेत नहीं दिया है। दूसरी चीज ये कि आपने पूछा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या लोगों को सीधे मॉनेटरी बेनिफिट देने के लिए सरकार इस पर बात नहीं कर रही है, कुछ बता नहीं रही है, क्योंकि ये तय करना पड़ेगा कि मॉनेटरी बेनिफिट कैसे होंगे, किनको दिए जाएंगे, किस राशि के दिए जाएंगे। तब आप कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या होगा, कि किस आय वर्ग को दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम होगी या सिलेक्टिव लोगों को आय दी जाएगी। बट सरकार के भीतर भी लोग स्वीकार कर चुके हैं कि अगर आप सीधा मॉनेटरी बेनिफिट लोगों को नहीं देंगे तो इकोनॉमी पटरी से बाहर नहीं आएगी। और इन दोनों में आपके तीसरे सवाल का जवाब छिपा है कि डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी के लिए यही चाहिए। या तो आपको रूरल एरिया में लोगों की इनकम बढ़ानी होगी या अर्बन एरिया में लोगों की इनकम बढ़ानी होगी, या अगर आप रूरल में नहीं बढ़ा रहे हैं तो अर्बन में बढ़ाइए। अगर अर्बन में लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोग यहाँ खर्च करना शुरू करेंगे, मकान, गाड़ी, सामान, कपड़ा खरीदना शुरू करेंगे, तो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी, गांव से आने वाले लेबर को काम मिलने लगेगा, और एक साइकिल के बाद, एक लॉन्ग वे के साथ 2-3 साल में वो इनकम ट्रिकल डाउन होकर गांव पहुंचने लगेगी। इसी तरीके से हमने आते देखा था। या आप रूरल एरिया में इनकम बढ़ाइए, वहां इन्वेस्ट करिए, वहां लोगों की आय बढ़ाइए, तो वहां से लोग खरीदना शुरू करें, तो कंपनियां शहरों में मैनेजर रखना शुरू करेंगे, शहरों में प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जॉब आना शुरू करेंगे। ये बहुत स्पष्ट सी बिसात है, इसमें कोई केमिस्ट्री या कोई बहुत बड़ा गणित का सूत्र या सवाल नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य सी स्थिति है, और ये बहुत सामान्य से आप हमारे आसपास निकलते हो अपने जीवन में तो इसको समझ सकते हैं। पर सरकार इतनी छोटी बात नहीं समझ पाती है या नहीं करना चाहती, ये रहस्य है कि वो ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। अंशुम जी, दूसरा सवाल है अर्नब मंडल का। वो पूछते हैं, इज इट पॉसिबल टू फोर्सफुली इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट टू मूव द साइकिल? यहाँ फोर्सफुली क्या, यहाँ तो सरकार जॉब ही नहीं दे पा रही है। फोर्सफुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो बहुत ही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ तो लोग सड़क पर, बाजार में खड़े हैं जॉब के लिए। रोजगार बढ़ाने के लिए तो सरकार को कुछ करना होगा। भारत तो ऐसा देश है जहां पर लोगों के पास काम नहीं है, तो फोर्सफुल की तो बात ही नहीं। लोग तो प्री कोविड दौर से 1/3 तनख्वाह पर, मजदूरी पर काम कर रहे हैं। लोग आधी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं प्री कोविड लेवल से, लेकिन उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो फोर्सफुल तो नहीं, सरकार को सारी के सारी नीतियों को फोकस यहां करना होगा कि जहां से जॉब्स जनरेट हो सके। और जब तक वो नहीं होंगे तब तक इंडियन इकोनॉमी का व्हील घूमेगा नहीं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का व्हील कंजम्पशन से ही घूमता है, और कंजम्पशन लोगों के इनकम और जॉब से आती है। अंतिम सवाल है अंकित चौधरी जी का, जो हमने लिया है, मतलब सवाल तो और भी हैं, लेकिन ये बोलते हैं, पहले तो फैंटास्टिक एपिसोड सर, प्लीज सजेस्ट बुक्स टू अंडरस्टैंड शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई किताब है। ये मेरा भी सवाल है कि अगर कोई बेसिक्स समझना चाहे तो अगर 1-2 किताबें आप सजेस्ट कर पाए। दर्पण, ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है। किताबें भी बहुत सी हैं, आप अमेज़न पे जाकर जो किताब आपको पसंद आए, सारी किताबें शेयर मार्केट पर लगभग एक जैसी हैं। शेयर मार्केट के साथ एक दिलचस्प चीज है, शेयर मार्केट की किताबें आपको शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स बता सकती हैं। शेयर मार्केट में जो डिफरेंट रेशियोज काम करते हैं,
काम करने के जो डिफरेंट एनालॉजीज हैं, किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को कैसे समझा जाए, किसी कंपनी के टेक्निकल्स को कैसे समझा जाए, किसी कंपनी के स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, किसी कंपनी का उसकी पीयर कंपनी से कंपैरिजन कैसे किया जाए, ये सारे तौर तरीके आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई सारी किताबों में एक साथ मिल जाएंगे। पर ये दुनिया की सबसे विलक्षण आर्ट है स्टॉक्स। स्टॉक में चूंकि इतनी तेजी से चीजें चेंज होती हैं कि आप फंडामेंटल नॉलेज के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये रोज की कहानी है, रोज सुबह उठ के रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है। मार्केट में आज क्या हो रहा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप अगले 2 साल में 3 साल में कहां जाने वाले हैं। मेरा सजेशन ये क्या एनालॉजी ऐसे बिठाई जा सकती है कि जैसे चेस खेलना सीखें की कोई किताब है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं, लेकिन चेस कैसे जीते के लिए फिर वो थोड़ा सा अलग सवाल हो जाता है। मतलब ये बिल्कुल लगभग वैसी चीज है जैसे कि आप क्रिकेट के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो, लेकिन आपको अगर हम पैड बांधकर और ग्लव्स देकर और क्रिकेट का बैट लेकर पिच पर खड़ा कर दें तो शायद आपके पास हम एक बॉल भी फेस नहीं कर पाएंगे। आप क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप सारे शॉट्स के बारे में जानते हैं, आप उस शॉट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर क्या उस शॉट को प्ले कर सकते हैं? वही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्क्वायर कट कैसे लगाया जाता है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉइंट के ऊपर से बाउंड्री में बॉल कैसे मारी जाती, पर जब आप पिच पर खड़े होंगे तो क्या आप स्क्वायर कट लगा पाएंगे? आप जो दुनिया के सबसे आसान शॉट्स में माना जाता है वो भी आसान शॉट्स आप खेल पाएंगे। ये स्टॉक मार्केट की एनालॉजी। तो स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज समझना है। किताब क्या, इंटरनेट पर दर्जनों डेटा और वेबसाइट है जो आपको आप एक रेशियो समझने की कोशिश करिए, उस रेशियो का पूरा एग्जांपल करके बता देंगे। पर स्टॉक मार्केट समझने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि आप स्टॉक मार्केट को समझना कैसे चाहते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्टॉक मार्केट को एज एन एकेडमिक स्टूडेंट समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर समझना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट को एज ए ट्रेडर समझना चाहते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, और ये तीनों में जब आप ये तय कर लेंगे कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल उस तरह से बदल जाएगी। अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए ट्रेडर समझना चाहते हैं तो आपकी एकेडमिक्स का कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली थ्योरीज का कोई मतलब नहीं। आप ट्रेडर हैं, और आप ट्रेडर का मतलब है कि जो आप सुबह दुकान लगाकर बैठे, शाम तक माल बेचा या कमाया आपने। तो ट्रेडर ड्रिवन स्टॉक मार्केट एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। हमारी दिक्कत क्या है दर्पण, कि हम लोग स्टॉक मार्केट को ट्रेडर के नजरिए से देखते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं तो उसका दूसरा फंडामेंटल्स है, बिल्कुल दूसरा फंडामेंटल्स है। लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक का रिटर्न क्या आएगा, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, फ्यूचर की ग्रोथ क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसके सेक्टर में क्या हो रहा है। और अगर आप एकेडमिक्स के तौर पर समझना चाहते हैं कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट की नॉलेज करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी और दूसरी चीज की नॉलेज करना चाहते हैं, तो उसका तीसरा तरीका है। तो पहले आप ये तय करिए कि आप होना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। और जब आप वैसे करना चाहते हैं तो बेसिक एनालॉजी समझने के लिए, फंडामेंटल समझने के लिए, भाषा समझने के लिए, शब्द समझने के लिए, धंधे की जबान समझने के लिए असंख्य किताबें मौजूद हैं। आप करेंगे क्या, ये आप जो करना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा, और वो रोज की प्रक्रिया होगी। अंशुमन जी, अब चलते हैं अर्थात के इस हफ्ते के सबसे लास्ट सेगमेंट पे, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट लगता है। मैं भी जानना चाहता हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपने अपने आप को कैसे एनरिच किया, क्या देखा, क्या पढ़ा, और दर्शकों को कुछ सजेशंस आप देना चाहें तो। हाँ, मैंने पिछली बार बताया था कि वो मेल्कम ग्लैडवेल की किताब मैं पढ़ रहा था, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। वो पूरी पढ़ ली। बहुत ही दिलचस्प किताब है। हमारे पास समय नहीं, किसी समय होगा तो उसके कुछ ऐसे किस्से आपको सुनाएंगे जो शायद आपको आश्चर्य होगा कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। एक किताब दूसरी में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है एम्पायर ऑफ थिंग्स। काफ़ी बल्कि मोटी सी किताब है। इस किताब को फ्रैंक टेंट्रामैन ने लिखा, और ये बहुत ही दिलचस्प किताब है जो ये बताती है कि हम दुनिया में उपभोक्ता कैसे बन गए जी है। मतलब हाउ वी बिकेम वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर्स, और 15वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक दुनिया में इतनी सारी चीजें कैसे आ गई, और वो किन के लिए बनाई गई, किसने बनाई, और कैसे उनका कंजम्पशन शुरू हुआ। तो एक किस्म का एम्पायर ऑफ थिंग्स है हमारे आसपास। हमारे पास आसपास चीजों का साम्राज्य बिखरा हुआ है, घर में गैजेट्स का, प्रोडक्ट का, सामान का। जबकि 15वीं शताब्दी से पहले अगर आप उस दौर के घरों को देखें तो इसकी 1/3 चीजें भी नहीं हुआ करती थी। तो ये पूरा जो एम्पायर ऑफ थिंग्स हमारे सामने क्रिएट हुआ, इस पर बहुत दिलचस्प किताब है, हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमी के साथ। उसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। थोड़ी सी बल्कि मोटी किताब है, तो आजकल उसका अध्ययन शुरू हो रहा है। और देखने में पिछली बार हमने और सिद्धांत ने चर्चा की थी नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज की, हाउ टू बिकम ए टायरेंट।
तो वो सीरीज मैंने पूरी देखी। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पिछली बार उसे नहीं देख पाए हों या अभी नहीं देख पाए हों, उस सीरीज को जरूर देखिए। तो आपको लोकतंत्र के बारे में, आपको नेताओं के बारे में, आपको राजनेताओं की आदतों के बारे में, और कैसे से टायरनी जन्म लेती है और टायरनी की प्लेबुक क्या होती है, कौन कौन से तरीके हमेशा टायरेंट्स या तानाशाह आजमाते हैं, उनको देखने के लिए बहुत बहुत ही दिलचस्प सीरीज है। अंशुल जी, मैंने अभी कल परसों ही एक डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स में, उसका मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। व्हाट द हेल्थ नाम की वो डॉक्यूमेंट्री है। उसमें अंशुमन जी ऐसी ऐसी चीजें डिबंक की गई हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि शुगर से डायबिटीज होता है या नहीं होता है, इसको क्या नई चीजें कहती है, और किस तरीके से पूरा जो बिग मेडिकल कार्टल है वो कैसे काम करती है। दुनिया की जो 9 बड़ी इकोनॉमी है उसके बाद 10वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाती है केवल मेडिकल को लेकर, और वो सब चीजें देखने में बड़ा इंटरेस्ट भी पता चलता है, और किस तरीके से हम फंसे हैं। भारत को तो छोड़िए, अमेरिका में भी क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से चीजें प्ले होती हैं। अर्थशास्त्र आपके पूरे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो व्हाट द हेल्थ मैं भी अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहूंगा अंशुमन जी। और तो ये थी इस हफ्ते की अर्थात की डोज। आपको शो कैसा लगा? कोई परिवर्तन, सुझाव या सवाल कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अभी के लिए विदा। शुक्रिया अंशुमन जी। धन्यवाद।